सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट उसमें दोनों कर रहा हूँ मैं। तो शेयर बेस्ड पेमेंट, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी मच टफ चैप्टर एज कम्पेयर टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, सो वी विल स्टार्ट स्टडिंग इट फर्दर। सो इसमें क्या होता है, इन लियो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप कोई गुड्स ले रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, उसके कंसिडरेशन में आप कैश या कैश इक्विवेलेंट ना देके आप शेयर्स इशू कर देते हैं, देन इट इज़ ट्रीटेड एज शेयर बेस्ड पेमेंट। ओके, बट कंप्यूटेशन वही इसमें ये है कि कंप्यूटेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक बिल्डिंग का जो रेट है वो चल रहा है 2 लाख, लेकिन आपने जो शेयर्स इशू किए हैं दैट इज़ वर्थ ऑफ 1,80,000। तो हम ये मानते हैं कि फेयर वैल्यू चेंज होती रहती है, शायद जब तक वो पेमेंट करे तब तक कुछ और ही हो जाए, आज कॉन्ट्रैक्ट किया 10 दिन बाद कुछ और हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि हम एक स्मूथनेस के लिए और थोड़े बाकी इशूज़ थोड़े कम आए, हम ये करते हैं कि जो हमारे गुड्स और सर्विस की वैल्यू हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। सो एज पर द प्रोविजंस, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या नहीं है, और उसमें क्या इसके स्कोप के बाहर हैं, वो 3 चीज़ें हैं जो इसके बाहर हैं। if a company issues in shares in lieu of acquisition of net assets, तो हम इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर ट्रीट करेंगे। हमने कोई शेयर इशू किए हैं क्योंकि हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया, तो वो 103 में उसकी अकाउंटिंग होगी, उसकी यहाँ अकाउंटिंग का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इफ़ अ कंपनी हैज़ एक्वायर सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट, कोई उसने सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट ले लिया है, जैसे कि वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ते थे, वो को ऐसा कुछ हुआ है, वो भी एक तरह से मतलब होल्डिंग बन जाना, उसका सिग्निफिकेंट एक्वायर कर लेना शेयर्स, तो वो भले ही उसमें देख कंसिडरेशन ये है कि उसने जो भी है उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, लेकिन वो 103 में होगा। ठीक है, अगर एंटिटी इशू कर देती है शेयर्स टू आउटसाइड पार्टी इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एज राइट, तो अगर वो राइट इशू कर रही है तो इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, तो वो हमारी उसमें ट्रीट नहीं होगा। किसके अंदर? अंडर सेक्शन 102। इसके लिए एक नोट्स बनाया था, वो ये बनाया था कि राइट शेयर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ फॉर हिज सर्विस, देन इट इज़ शेयर बेस्ड पेमेंट। ये शेयर बेस्ड पेमेंट कब होगी? जब हम राइट शेयर जो इशू कर रहे हैं उसकी सर्विस के लिए इशू कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो हमारा शेयर होल्डर है। दोनों बातों में डिफरेंस है। राम पहले हमारा शेयर होल्डर था, पहले हमारा शेयर होल्डर नहीं था और हमने उसे राइट शेयर इशू कर दिए थे बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज। अब हम जो नेक्स्ट शेयर इशू कर रहे हैं वो हर एक को मिल रहा है, इंक्लूडिंग राम, because he is a shareholder, so it will not be treated as what do we call it, it will not be treated as share based payment, क्योंकि यहाँ पर वो उसको किसी सर्विस के लिए नहीं मिल रहे हैं, he is getting all those shares in the capacity of a shareholder। इसमें 2 कंसेप्ट आ जाते हैं, मतलब 2 कवरेज हैं जो हमारे टॉपिक की है। एक तो इफ SBP आर मेड टू एक्सटर्नल पार्टीज, और अगर एम्प्लॉयज़ को हम कर रहे हैं। ठीक है, 2 पार्टीज हो गई, एक तो एक्सटर्नल के अंदर हम कोई में गुड्स दे रहा है, कोई में सर्विस दे रहा है। सर्विस वाला सर ने एग्जांपल दिया था कि इन्फोसिस किसी को हायर करती है 5 करोड़ के लिए कि हम तुम हमारे एम्प्लॉय बन जाओ, उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अपनी अकड़ होती है कि नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो वो बताया था ना, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे उनको शेयर्स अलग तरीके से अलॉट होते हैं, वो क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय नहीं बन पाते, तो एम्प्लॉय नहीं बन पाते तो हम बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं किसी काम को, तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल बंदा हो गया, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर कंसेप्ट 3 जो हमारा आ जाता है, मेड टू एक्सटर्नल पार्टीज एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय, मतलब वही अब बी में जिसके बारे में बात कर रहा था, अभी हम उसके बारे में फर्दर बात कर रहे हैं। इसमें 2 सिचुएशन आ जाती हैं। कोई गुड्स या एसेट्स के लिए हमने किसी बंदे से कोई एग्रीमेंट या कुछ हम माना है, हमने उसे सर्विस कोई हमने उससे गुड्स लिए हैं, तो गुड्स क्या हो सकते हैं? रिकॉग्निशन गुड्स एक्वायरेंस पे भी शुड बी मेड ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ गुड्स। रिकॉग्निशन जिस दिन एक्वायर होगी उस दिन कर दो। वी शुड कंसिडर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्वायर्ड फर्स्ट। जो हमें पहली प्रेफरेंस देनी है ना, वो हमें उसको देनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने ऊपर भी बताया था, वही यहाँ पर करना है। अगर नहीं है उसकी वैल्यू, कोई तरीका नहीं पता लग रहा है, किसी रिमोट एरिया में आपकी बिल्डिंग है, सो यू कैन कंसिडर द फेयर वैल्यू ऑफ योर शेयर्स। तो ये यहाँ पे हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी आपका फेस वैल्यू उसको उसमें डाल दो। उसके अलावा जो भी आप हमेशा फेयर वैल्यू पर की जाएंगी जो ट्रांजैक्शन है। कब? जब आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन तो हमेशा ही उस पर होगी जो भी आपकी फेयर वैल्यू है, और बची हुई अमाउंट जो भी सपोज आपकी 20 है और फेस वैल्यू दे रखी है, सपोज आपकी 200 है, फेस वैल्यू दे रखी है आपकी ₹10, तो आपका 190 ₹10 तो यहाँ जाएगा और 190 हर बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक।
तो फिर उसके बाद में आपका एसेट अकाउंट, वो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्वायर्ड इज नॉट नोन, वो वाली सिचुएशन हो गई। तो उसमें भी ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। ये मतलब बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। बैलेंसिंग फिगर मतलब ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल सा ही। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स 5 लाख है। अब वही 3 सिचुएशंस में बना रखी है। पहले में बता रखा है फेयर वैल्यू, दूसरे में फेयर वैल्यू पता ही नहीं है भाई साहब, तीसरे में फेयर वैल्यू भी पता है लेकिन कैश दे रखा है। क्रक्स बता देता हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पे दे रखा है आपको कि कितना कैश मिल गया, तो हम यहाँ पे एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी, इतनी कर दी, इतनी नहीं करी। 5 लाख में से हमने ₹1,00,000 उसको कैश में कर दिए, तो बचा हुआ कितने में करा, क्या उसमें किया ना, सिक्योरिटी से शेयर बेस्ड पेमेंट हो गई ना 3 लाख की। फिर यहाँ पे कर रखा है ये वाला केस है। तो बस इसकी सिंपल सी ऐसे एंट्री बन जाएगी परचेज करने की, और वो कुछ नहीं है, ऐसे नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन 4 था एक, वही उस पर बेस था कि ₹2,00,000 की थी, 99,500 उसका वो आ गया 100, जो उसकी फेयर वैल्यू थी, जो भी उन्होंने शेयर्स किए होंगे उससे डिवाइड कर लिया होगा। 99,500 मतलब 9,950, 995 शेयर्स दिए होंगे, 995 इंटू 100, 99,500 हो जाता है, ठीक है। इफ SPP आर मेड फॉर सर्विस फॉर एक्सटर्नल पार्टीज, अब एक्सटर्नल पार्टीज को कोई सर्विस दी है, से ली है, नहीं दी है, ली है, तो उस केस में वही इन्फोसिस वाला केस था यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऊपर जो हमने गुड्स परचेज किया तो उसकी सिंपल एंट्री हो गई, लेकिन जब हम सर्विस ले रहे हैं, किसी बंदे को बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, तो उसको जो पेमेंट कर रहे हैं, मान लो 1 साल की कर रहे हैं, 2 साल की कर रहे हैं, तो पहले दिन तो नहीं हो गया ना हमारा सारा खर्चा। पहले दिन तो नहीं हो गया। अगर मैंने किसी बंदे को, अगर सिंपल टर्म्स में टॉक अबाउट, वी हैव परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, सॉरी Amazon Prime subscription of ₹999, so I haven't used the entire cost or entire benefits in the first year or in the first month, so accordingly I have to amortize in the parts। तो वही SLM बेसिस पे इसमें हम करते हैं, लेकिन हम पार्ट्स में कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि हमें यहाँ पे रिजर्व बनाना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे होगा, जो स्टेप 1 हो गया विच कॉग्नाइज एक्सपेंस वो ओनली इफ एंटिटी हैज रिसीव सर्विस फ्रॉम थर्ड पार्टी, वो वाली बात हो गई। स्टेप 2 हो गया वी शुड कॉग्नाइज एक्सपेंस फ्रॉम सर्विस एट फेयर वैल्यू सर्विस रिसीव इन केस फेयर वैल्यू सर्विस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, तब हम लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज वेल, ओके। हाँ, फिर आपका थर्ड आता है वी शुड अमोर्टाइज द फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव ऑन SLM बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस एज फॉलो। फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस गुड्स के, इसकी यहाँ पे शेयर्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है ना। अगर कोई कैश पेमेंट हो रही है और तेरी 4 लाख की शेयर बेस्ड पेमेंट है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व उसमें इंक्लूड है, तो तू सर्विस की कॉस्ट लेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम स्टेप 4 पे। स्टेप 1 क्या हो गया, रिकॉग्नाइज कर लो पार्टी को, अगर वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो गया, फेयर वैल्यू निकाल लो, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, पहले भी स्टेप ही बोले थे मैंने। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस को जो भी है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस पीरियड। यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी, अगर वो 48 महीने का बन रहा है तो हम उसको 4 ईयर्स में करेंगे। ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे 1 साल वाली बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे इसको महीनों में कर देंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था ना प्राइम में, आई गॉट अ बिट कंफ्यूज कि अगर 1 साल का ये तो क्या करेंगे, तो भाई उसको मंथली करेंगे, ठीक है। अगर 4 साल है तब तो ऑब्वियसली उसमें कर देंगे ना, 48 मंथ की कौन अकाउंटिंग करेगा, और काम नहीं है ज़िंदगी में कुछ। तो पहला स्टेप तो हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक और बात भी ऐड की है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की जगह हम भी ले सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय है नहीं। तो ये नीचे लिखवा रखा था यहाँ पे R&M, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसका और क्या नाम हो सकता है, दैट इज़ अ डाउट। तो वो यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि इसका और क्या नाम हो सकता है, या ये नाम सही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी ठीक है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर लिए, डेबिट कर दिया और शेयर बेस्ड पेमेंट हो गई थर्ड। फिर हमारा 4th स्टेप आ जाता है, कर लिया फर्स्ट मंथ का हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसी तरह से बाकी का हो जाएगा और उसको हम P&L में ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। शेयर बेस्ड पेमेंट का क्या सीन है, अब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व हम बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हमारी अदर इक्विटी में दस जाती है, कुछ बाद में ही शेयर इशू करने हैं, क्योंकि बाद में शेयर ही इशू करने हैं ना,
तो ये बाकी हमारा अदर इक्विटी में चला जाता है। ऐसा कुछ इससे रिलेटेड ऐसी बात थी कुछ, कहाँ पे इसका जो डिस्क्लोजर होता है बैलेंस शीट में, ये जो है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का, ये शायद हाँ ये अदर इक्विटी में जाता है। जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जब तू फर्स्ट साल के अगर अपने अकाउंट फाइनल कर रहा है तो उसको अदर इक्विटी के अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम से दिखाएगा, क्योंकि इवेंचुअली इसको इक्विटी शेयर बनाना है। ठीक है, स्टेप 4 आ जाता है हमारा एट द एंड ऑफ सर्विस पीरियड। जब पूरा इसका टेन्योर खत्म हो गया तब क्या करेंगे हम, इसको काटो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहाँ से कट गया, P&L से कट गया। ये किससे कट गया, इक्विटी शेयर कैपिटल से। जब ये इशू हो जाएगी तो ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 5 था एक, उसको 1 लिख रखा था 5th क्वेश्चन। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को काट के वही कर रखा है। 1 लाख रुपए की उसने टोटल ले रहा था, उसको 3 साल की वो सर्विस, हमें 3 महीने की आई गेस वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर दिया। डाउट हियर विच आई एम encountered that was why they haven't transferred the amount to profit and loss, क्योंकि 30/4/2001 को इन्होंने स्टार्ट किया, 31/5 को किया, 30/6 को किया, एक साथ को किया, इन्होंने कर दिया पूरा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही करते हैं, वो बात ठीक है। तो शायद जब ये लास्ट की अकाउंटिंग कर रहे होंगे 31/3/X1 की, तब शायद इनको ये प्रॉफिट एंड लॉस में सारी अमाउंट दिखा देनी चाहिए जो 1 लाख रुपए की इनकी बनती है। ऐसे तो यही हो गया ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व, ये SBP रिजर्व, फिर SBP रिजर्व को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। फिर एक हमारा पार्ट 2 अब स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारी 2 कंडीशंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हम विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं, अब एक्सटर्नल वाली ट्रीट हो गई, उसमें गुड्स और सर्विस वाला था, गुड्स वाला भी हो गया, वो काफ़ी सिंपल एक ही एंट्री हो जाती है। ये वाला भी हो गया। इसके अंदर 4 स्टेप्स हो जाते हैं। पहला वाला हम जो करते हैं, पहले वाले स्टेप में हम वही कि थर्ड पार्टी के बारे में रिकॉग्नाइज करोगे, वो थर्ड पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि तब भी उसके आगे की हमारी कैलकुलेशन सही जाएगी। सेकंड में हम उसकी फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड वाले में हम उसको अमोर्टाइज, मतलब हम निकाल लेंगे, अमाउंट कंप्यूट कर लेंगे हमें कितना कितना थ्रू आउट द पीरियड वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। फोर्थ में इसमें क्या करते हैं, इसमें वो एट द एंड ऑफ द सर्विस पीरियड, तो बस इसके अंदर एक ये एंट्री बनती है, एक ये एंट्री बनती है, और एक एक्सपेंस की वो ट्रांसफ़र करने की भी बनती है। ऊपर वाले में क्या बनती थी, ऊपर वाले में ऐसी कुछ नहीं बनती थी, एसेट लिया पेमेंट करी, बस एक एंट्री में वहाँ काम हो जाता था। यहाँ पे 3 एंट्री जरूरत पड़ जाती है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। SBP इन शेयर्स है और SBP इन कैश, और विदाउट एनी कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो विदाउट कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, SBP इन शेयर्स है और SBP इन कैश है। शेयर बेस्ड पेमेंट इन शेयर्स, शेयर बेस्ड पेमेंट इन कैश। अभी हम शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इधर उधर दिमाग मत भटकाइए, आगे इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, अभी शायद ये इसका टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है। तो जो शेयर्स वाला है ये हम 100% फ्री होने होंगे, हमें कोई इसमें वो नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर 2 सिचुएशन हो सकती हैं, एक विदाउट वेस्टिंग और एक विद वेस्टिंग। विदाउट वेस्टिंग में ये हो गया कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब में रहना पड़ेगा 3 साल तक, 4 साल तक, नहीं। इफ़ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट। ये तो हम आपको बस एक मज़े के लिए आप करो मौज करो, हम इसके बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट हाँ इतना होता है कि इसको आज ही मत जाके सेल कर देना, इतने फुद्दू मत बनना। दैट्स व्हाई इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूरोप। इंडिया में ये इतना ज़्यादा एप्लीकेबल भी नहीं है, इतना ज़्यादा कहीं लगता भी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखना कि ये नहीं कि वो नीच हरकत दिखानी, मिला है ले साला बेच दिया, वो नहीं करना यहाँ पे। तो उसके लिए वो अपनी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसा भी होता होगा, या तो वो शेयर्स बिकते नहीं होंगे, जैसा भी होगा। लेट्स नॉट गो दैट डीप इनटू द कंसेप्ट। इसमें हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, हमारा कंसेप्ट है भाई वी आर अकाउंटिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग। सो स्टेप फर्स्ट हो गया क्या, द कंपनी शुड डेबिट एंटायर एक्सपेंस इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो वो कैसे करेंगे हम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जैसा पहले हमने उसमें किया था, जो हम बाहर वाले को अपनी वो दे रहे थे, शेयर्स दे रहे थे, सेम यहाँ पे भी वो इसी तरह से हो जाएगा। अलॉटेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो है ना, इसका खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा है। वहाँ पे इसने रिजर्व बनाया था, ठीक है, उसके बाद में उसने उसको इक्विटी में ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पे वो रिजर्व वाला फंडा ही कट गया, क्योंकि उसने डायरेक्ट जो पहले दिन ही उसको शेयर्स इशू कर दिए, और जो बेनिफिट का जो एक्सपेंस था एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट ही लेंगे क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं भाई वो। तो ये 2 एंट्रीज में बात इनकी ख़त्म हो जाती। वहाँ पे एक तीसरा पॉइंट एडिशनल इसलिए था क्योंकि वो हमारा क्या था, रिजर्व बना रहे थे हम।
SBP रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, जिसके लिए उसने भाई साहब ने ये भी बोला था ये पूरा पूरा नाम लिखना है और हमें पूरा ही नाम लिखना है जब भी हमको पेपर में करेंगे। ओके सर, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग हो गया। दीज प्लान हम कैसे करते हैं इनको, बी SBP इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, 10,000 शेयर है, कोई कंडीशन नहीं है, 190 रुपये फेयर वैल्यू पर शेयर है, फेयर वैल्यू पर शेयर 100 रुपये है, फेस वैल्यू नॉट फेयर वैल्यू, एक्साइज प्राइस फ्री, मुफ्त मौज करो, रिस्ट्रिक्शन टू सेल अप टू 2 ईयर्स, वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो मत करना, नीचपंथी मत करना यहाँ पे, फेयर वैल्यू ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब वो फेयर वैल्यू बताई जाती है तो उसकी वजह से ना ऐसा हो जाता है कि वो मार्केट प्राइस जो है वो खुद ही थोड़े से कम हो जाते हैं। वो कम क्यों हो जाते हैं, कोई रीज़न होगा यार उनका कि किसी वजह से वो कम हो जाते हैं फेयर वैल्यू जो उनके होते हैं। तो वो तेरा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। होता था जब ऐसे इतने सारे शेयर्स एक साथ आते हैं ना, तो वही लगा लो कि जो चीज़ इतनी जल्दी मिल रही है तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, उसकी फेस वैल्यू थोड़ी सी गिर जाती है यूजुअली। तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ी या छोटी लेंगे, दोनों में से विच एवर इज लोअर, दैट कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अपना दिमाग लगा लेना, यहाँ पे ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन जो भी होगा वो वाला ले लेंगे, ठीक है। तो 100 रुपये और 160 रुपये हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने का था, 10,000 शेयर्स हम देंगे उस जिसको भी हमारा जो भी हमारा एम्प्लॉय है 10,000 शेयर्स देंगे। 10,000 शेयर्स इंटू 160, दैट वुड बी 116 lakhs। स्टार्ट यूजिंग कॉमा प्रॉपर्ली ब्रो। सो 16 lakhs उसका हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सिचुएशन सेकंड हमारी आ जाती है, उसमें हम वेस्टिंग कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा है, हमने पीछे पढ़ा है कि विदाउट वेस्टिंग पीरियड एक सिचुएशन ये होगी, एक येरी ना एक येरी, विदाउट वेस्टिंग। यहाँ पे कोई कंडीशन वो नहीं लग रहा कि तुझे इतने वो, लेकिन इसमें कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, वैसे 3 है लेकिन मोटे मोटे 2 हैं और इस सेकंड वाले के भी 2 हैं, ठीक है। या तो वेस्टिंग कंडीशन क्या होगी, सर्विस, जो भी तुम काम कर रहे हो ना, झाड़ू लगा रहे हो तो भाई तेरे झाड़ू लगाने से भी हमें फ़ायदा हो रहा है, मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है, तू सर्विस करता रहे। ये उन लोगों के लिए होगी जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो साले MD हो गए, DM हो गए या फिर बड़े फाड़ू इंजीनियर हो गए, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भाई सर्विस तो तुम दोगे ही दोगे अपनी, ये तो इंटीग्रल पार्ट है इसका। पर जो मेरा मार्केट है ना वो मार्केट रिलेटेड होता है अभी तक जितना मैंने पढ़ा, या प्रॉफिट बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि तुम प्रॉफिट को बढ़वा या घटवा सकते हो। ये जो मैं तुम्हें दूंगा ना, ये मैं तुम्हें जो दूंगा, देखो इनसे तुम ज़्यादा कमाओगे, तो ये पक्का बड़े एम्प्लॉयज़ होंगे थोड़े, जो कि मतलब किसी वे में सम हाउ दे आर सुपीरियर टू द अदर वन विच वी हैव कंसिडर्ड अर्लियर। ओके, सो इसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट सर्विस कंडीशन है, कोई भी सर्विस कंडीशन है, सर्विस वेस्टिंग कंडीशंस हो गई। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, कई सारे इसमें स्टेप में, पहले वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्री वेस्टिंग कंडीशंस होती है, वहाँ पे पोस्ट वेस्टिंग है, प्री वेस्टिंग कंडीशन है। कंटिन्यू सर्विस, इट मींस द एम्प्लॉय लीव द कंपनी अप टू सम स्पेसिफिक एंड दे हैव टू कीप देमसेल्व्स इन सर्विस टू गेट बेनिफिट ऑफ द शेयर्स। ओके, द फॉलोइंग शेयर्स शुड बी कैपिटलाइज्ड व्हाइल मेकिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर दीज प्लान्स। ओके, तो ये स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स को ले लेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर और वी विल डिवाइड विद द वेस्टिंग पीरियड। जो भी तेरा खर्चा हो गया वो यहाँ आ गया, आज नहीं हुआ तेरा खर्चा, ये 3 साल में बटेगा तो इसको 3 साल में बांट दे। इसके लिए एक रिकॉर्डिंग भी बनाई थी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। निकाल दिया खर्चा कितना हो रहा है हर साल का, जर्नल एंट्रीज पास कर दो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व। SBP रिजर्व इसलिए क्योंकि आज नहीं कर रहा मैं अपनी जो वो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको मैं आज इशू नहीं कर रहा, तो जो मैं करूंगा फ्यूचर में उसके लिए मैंने आज ही अपना रिजर्व बना लिया। यही काम मैंने ऊपर भी किया था जहाँ पे मैं आउटसाइडर्स को अपने शेयर्स इशू कर रहा था। सो वी विल डू द सेम हेयर। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कर देंगे जैसा कि हमने पीछे किया था। एक्सपायरी पे सेम कर देंगे SBP रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल SPR। इसी पे बेसिक क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था ऐसा कुछ, इसको आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। ये सर ने हमारे बताया था कि भाई पूरा नाम यूज़ कर लिया करो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। इसको तो ऐसे ही रहने दिया गया, लेकिन इसको कर दिया गया। फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर के बारे में हम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम SLM लगा देते थे। अगर लेफ्ट कर रहे हैं भाई, सिचुएशन आ गई, सारे लोग तो नहीं रहेंगे, कुछ सोचेंगे छोड़ना यार ये क्या, इसको वो करना, छोड़ो अगली जगह चलो, वी आर गेटिंग द गुड अपॉर्चुनिटी, सो इट इज नो हार्म इन लिविंग, सो दे विल कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दे विल लेफ्ट द फॉर्म, दे विल लीव द फॉर्म।
ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 200 है, 20 चले गए, फेयर वैल्यू 150 है, फेयर वैल्यू पर शेयर 10 है, फेस वैल्यू होती है, हर बार गलत मत बोला अगर, ईयर में इतना चले गए, सेकंड में थर्ड में इतने चले गए। तो भाई इसके अकॉर्डिंगली बना दो अपना। इसके लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है, उसको मैं समझा देता हूँ। तेरे 200 एम्प्लॉयज़ हैं, 15 तुझे लग रहा है, मतलब असल में चले गए 15, ये पता नहीं, पूरी कहानी दे रखी है यहाँ पे, पर कर रही है तो ठीक है। पहले साल में तुझे पता लगा 215 चले गए, उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स कर दे। 200 में से 15 चले गए, उसके अकॉर्डिंगली उनको 20 शेयर्स देंगे हम। एक शेयर की वैल्यू है 150 रुपये। वो तो ये मेरा खर्चा आ गया, इसी साल का खर्चा है सर ये पूरा। नहीं बेटा ये 3 साल का है, तो 3 साल का तो उसको 3 साल के अकॉर्डिंग बताओ ना। तो 3 साल के अकॉर्डिंग सर 1,85,000 आ गया। फिर सेकेंड ईयर में आ गए, ठीक है, सेकेंड ईयर में 18 और चले गए, 200 में से 15 रह गए, चले गए तो 185 रह गए, इसमें से 18 और चले गए। उनका खर्चा कितना बन गया, ये कितने का है, ये सर बचे हुए 2 सालों का है। अच्छा तो बताओ कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके ये जो निकल के आएगा ये तुम्हारे 2 साल का निकल के आएगा या 3 साल का निकल के आएगा जो ये खर्चा बन रहा है। मतलब अब तो सिचुएशन ये होगी ना, एक तरह से नई सिचुएशन होगी कि इतने ही एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं, ठीक है, तो नई सिचुएशन होगी। ये 3 साल का है फिर से, तो सर दूसरे सेकंड के एंड पे हमारा इतना होगा जो भी इसको अमाउंट करके कंप्यूट आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें से तुमने 1,85,000 तो पहले रिकॉर्ड कर चुके हो ना, हाँ, तो उसको हटाओ तभी तो ये पिक्चर करेक्ट आएगी। फिर ऐसे ही एट द एंड ऑफ ईयर थर्ड जो पहले रिकॉर्ड करेगा उसको हटा दो, एट द एंड ऑफ 3 से उसको डिवाइड कर लेना। कोई दिक्कत आती है तो रिकॉर्डिंग 1 इसमें है, इसको सुन लेना एक बार, इट्स वेरी इजी। आगे चलते हैं, एसबीपी रिजर्व बना देते हैं। पहली एंट्री क्या करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, यही करते हैं। तो उतने से एंट्री डाल दी और उसको कैरी डाउन हमने कर दिया। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोबारा से आ गया एसबीपी रिजर्व। अब फिर से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,49,000 के सेकेंड ईयर में जो हमने रिकॉर्ड करने हैं। वैसे अगर ये एम्प्लॉय लेफ्ट ना करते हैं तो तीनों में सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे अलग सिचुएशन हो, 1,49,000 हो गया। फिर बैलेंस कितना आ गया, 334। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ आ गया और ये एक्सपेंस और आ गए। और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वो 10 से ही रहेगी। इन दोनों का ना टोटल लगा लेते, 486 हो गया ना, इन दोनों का टोटल 486 हो गया। 3,34,000 पहले के थे, 52 और हो गया, 4,86,000 हो गए जो कि हमें देंगे इनको। तो 4,86,000 डिवाइडेड विद व्हाट, डिवाइड विद किससे करेगा, हाँ, 4,86,000 को किससे डिवाइड करेगा वो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि ये मेरे जो है 150 हैं, ठीक है, 150 जो मेरा फेयर वैल्यू है। 48 तो मैंने कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 3,240। और वो कैसे निकले, 3,240, एक बंदे को जो शेयर मिल रहे हैं वो 20 मिल रहे हैं और 162 एम्प्लॉयज़ हैं। 162 एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे कितने बचे रहे थे, 162 तो बचे थे, तो वो निकल गया था, इसी तरह से निकला था और वो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया। अगर सिंपल सा 4,86,000 तुम्हारा बचता है ना, तुम्हारा बनता है ना टोटल, इसको डिवाइड करो 160 से, देन यू विल गेट द फिगर एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ लिख दे और यहाँ लिख दे, 10 का यहाँ लिख दे, 140 यहाँ लिख दे बचे हुए। डिवाइड कितने से करेगा, 150 से करेगा, तब ये अमाउंट सही आएगी। सिंपल मैथ्स है यार, ठीक है, सॉरी 32,400, ठीक है। रिकॉर्डिंग टू इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस वही है कि जो हमारा 5% है और 5% अगले साल फिर हो गया, हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो भाई जब हम पहले साल पे खड़े, हम जो एक्चुअल हमें पता है उसको तो हम उतना ही लेस कर देंगे और जो बचा हुआ है उसका हम एक्सपेक्टेड कर देंगे। अब आ गए हम नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में वो जो हम पहले से 200 में से 5 एम्प्लॉय लेस कर चुके हैं वो तो हो गए, तो अब हम कितने पे खड़े हैं, 195 पे। अब 195 में जिसका हमें एस्टिमेटेड पता उसका एस्टिमेटेड ले लो और बचे हुए का हम एक्सपेक्टेड ले लेंगे। थर्ड ईयर में भी यही कहानी कर देंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन फर्स्ट है, इतने कोई खास थे नहीं, बट एक नॉलेज के लिए और एक थोड़ा समझने के लिए कंसेप्ट को एक बार यू शुड व्यू दोज थिंग्स, यू शुड व्यू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, यू शुड रिव्यू देम, नॉट व्यू, बिकॉज यू हैव व्यूड, जस्ट यू आर ऑलरेडी रिव्यूइंग इट, यू हैव व्यूड इट ऑलरेडी। सो टेस्ट योर नॉलेज में आ जाते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। एक क्वेश्चन था इसके ऊपर बेस्ड में, ये कौन सा है, वो नहीं लिख रखा, अच्छा नहीं लिख रखा, ना लिखो, बट इतना कोई खास था भी नहीं, तो वही था
ये देख ले, बस एक ये बनाना पड़ते हैं, 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कहीं पे ऐसा बता रखा होगा तो वहाँ बना लेना। मार्केट बेस्ड, नॉन मार्केट बेस्ड, अब परफॉर्मेंस कंडीशन आ जाती हैं। अभी तक तुमने कहा कि सिर्फ सर्विस कंडीशंस थी, भाई सर्विस दे दी, हाँ दे दी, अब भाई तुम परफॉर्मेंस के बारे में आ जाओ। परफॉर्मेंस कंडीशन में वही आ जाती हैं फिर कि कोई परफॉर्मेंस वो है वो करके दो, इंटरनल परफॉर्मेंस, मार्केट बेस, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 हो जाती हैं। ये तो मार्केट प्राइस टारगेट हो जाता है, और ये तुम अंदर की हमारी सेल बढ़ा के दो, ये तुम्हारे में भी सेल्स मैनेजर से रिलेटेड होगा। फिर हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा के दो, ये थोड़े उसके बड़े मैनेजर का काम होगा। कॉस्ट कंट्रोल होगा, कोई तुम्हारा कॉस्टिंग के लिए तुमने अपना कोई मैनेजर रखा होगा, उसका काम होगा ये। फिर उसके बाद EPS एक्स्ट्रा, अर्निंग पर शेयर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अर्निंग। तो ये काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, किस बेस पे कौन से क्राइटेरिया के ऊपर उसने क्या चीज़ फिक्स की है वो आप कर लेंगे। इसमें सेम वही है वैसे ही, इसमें भी वो सारी सिचुएशन हो जाती हैं कि इस महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 91%, अगले महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97%। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा वेस्टिंग पीरियड ना इसके अंदर चेंज होता रहता है। पहले साल में कुछ और कहानी थी, दूसरे साल में कुछ और कहानी थी, ये कहानियाँ बहुत बनती हैं इसके अंदर। ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। इस फर्स्ट ईयर में हम कर लेंगे 12%, सेकंड ईयर में हम कर लेंगे 20%, थर्ड ईयर में हम कर लेंगे 22%। ये कहानी चल रही है। वो बोल रहा है बेटा 12% अगर तुमने अचीव कर लिया ना तो मैं तुम्हें इतने शेयर्स दूंगा। कितने शेयर्स दोगे सर? 500 एम्प्लॉयज़ को वो कह रहा है कि एक बंदे को 100 शेयर दूंगा। फिर उसने बोला अरे अभी तो फर्स्ट ईयर की बात चल रही है, तो एम्प्लॉय के दिमाग में है मैं इसको बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। उसको नहीं पता ना, अकाउंटेंट को पता। अकाउंटेंट भी तो तेरा वही एक एम्प्लॉय है, उसको खुद नहीं पता कुछ, तो अकाउंटिंग एंट्रीज कौन डाला? अकाउंटेंट डाला, उसको नहीं पता, ये सोच के करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, 10% हमें लग रहा है चले जाएंगे अगर रखी अपनी जो भी है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्वेश्चन को करेंगे कि 10% तेरी इंक्रीज कर जानी चाहिए। सेकंड में वो बोल रहा है जब वो नहीं हुआ ना अचीव, तो फिर वो बोल रहा है अच्छा 20% अगर 2 साल में हो गया तो भी सही है, पिछले एक और इसका मिला के, ठीक है। फिर वो थर्ड में बोल रहा है 22% अगर हो गया तो भी मैं झेल जाऊंगा तुम्हें। तो जब वो फर्स्ट उसमें बात कर रहा था इफ द कंपनी इज अर्निंग इंक्रीज बाय 12%, तो वो 1 साल की ही बात कर रहा था। यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 1 था, फिर वेस्टिंग पीरियड 2 था, फिर वेस्टिंग पीरियड 3 हो गए। इसमें एक छोटी सी मेरे को शायद जो दिक्कत लग रही है वो ये है कि इन्होंने फर्स्ट ईयर में ना वेस्टिंग पीरियड 2 साल का ले रखा है, तो वो क्यों ले रहेगा वो देखना पड़ेगा एक बार। अर्निंग इंक्रीज बाय 10%, 29, तो ये फेल होगी ये कंडीशन। तो कंपनी एक्सपेक्ट द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 20x2, और ये इन्होंने दिया कब है 20x2। द कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट द एडिशनल 31 एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन एट 20x2 and their 40 will receive the share at the end of the year। इतने को ही मिलेगा 440 शेयर at the end of 20x2 company earning increased by 100%, therefore the share did not vest। इसमें भी वेस्ट नहीं हुए। only 29 employees left the organization during x2। ठीक है, company believes the additional 23 employee will leave the in 20x3 and earning will further increase so that performance target will achieve in 20x3। उसको लग रहा है कि 20x3 में हो जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर 21 have left the organization, assume that the company is earning। ये जो थोड़ा ना इस चीज़ पे यू हैव टू वर्क ऑन। ये 29 एम्प्लॉयज़ हैं, फिर 23 हो गए, ये ना थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग इन योर माइंड। तो 500 थे, उसमें से 29 चले गए, 31 रह गए। 29 चले गए और 31 और चले गए जो कि एस्टिमेटेड है। वहाँ पे ना एक वर्डिंग थी, लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सा ढंग से देख। एंड 29 एम्प्लॉयज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको पहले साफ कर, बहुत गंदा हो गया, ठीक है। 29 छोड़ चुके। द कंपनी एक्सपेक्ट्स, क्या लेगा ये, एक्सपेक्ट्स कितना एट द एंड ऑफ ईयर 2। द कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट द एडिशनल 31 विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर x2 एंड दैट 440 विल रिसीव देयर शेयर्स एट द एंड ऑफ 20x2। तो अब ये कैसे निकाला इसने मेरे बेटे ने, 29 ठीक है और 31 कितना होता है, 30 60, खुद ही उसने कैलकुलेशन करके बता दी 440 की। तो तू यहाँ पे 440 एम्प्लॉयज़ ही लेगा। 500 माइनस 29 माइनस 31 इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। 2 साल ये इसलिए बन रहे हैं, ये यहाँ पे जो बातें कर रहा है ना ये बख्शोदियन 2 साल के लिए फेल रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसमें 31 एम्प्लॉयज़ रह जाएंगे, मतलब 440 एम्प्लॉयज़ रह जाएंगे टोटल। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 122 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे क्या है ये 122, 100 तो हमारा शेयर प्राइस हो गया,
100 ईच को मिल रहे हैं और शेयर प्राइस है आपका 120 जो फेयर वैल्यू है। यहाँ पे 2 साल के बारे में बात कर रहा है, उसके बेस पे हमने 2 साल मान लिया। आ गए हम अगले साल में 20x2 में, उसने x1 और x2 दोनों की बात की है ना, तो फिर ये तो पहले ही निकल चुके थे, 29 तो भाई पहले ही निकल चुके थे, और जो ये मेरे भाई साहब 31 एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, इनका असल में 29 ही गए हैं, और थर्ड का और ये फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी कितने साल का हो गया, एक तो पहले निकल चुका है, ठीक है, दूसरे साल का ये जो इसमें जिसमें हम चल रहे हैं इसके लिए कितने, इसमें कितने चल गए 29, ये सोचो अगले भी चले जाएंगे तो वहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। फिर ये फर्स्ट में गए, ये सेकंड में गए, और असल में थर्ड में इतने चले गए, तो 3 साल की यहाँ बातें हो गई। इसलिए यहाँ पे पहले उसमें वेस्टिंग पीरियड 2 साल का था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा, जो पहले हमने रिकॉर्ड कर रखा है उसको हटाओ और नया लाओ, यही बात होती है। क्योंकि एट द एंड आपको यही बांटना है बेटे, ये शेयर कैपिटल। यहाँ पे फेयर वैल्यू मिसिंग थी इसकी, जो इसकी फेयर वैल्यू थी ना वो मिसिंग थी, इसलिए हमने सारी अमाउंट शेयर कैपिटल में ही डाल दी, ये मान के कि यही रेट चल रहा होगा, यही हमारा फेस वैल्यू है, यही सब कुछ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 0। बहुत लंबी होगी, अब पार्ट 3 आगे देखते हैं।